लेट्स स्टार्ट। अपन स्टार्ट करते हैं समाकलन, ठीक है। या समाकलन से पहले आप एक छोटा सा टॉपिक और ले लें, अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज में लेंगे अपन, है ना। पहला अवकलन के अनुप्रयोग, जैसे आपको वेग ज्ञात करना है, वेग, तो मैंने आपको पढ़ाया वेग कैसे ज्ञात करेंगे। तात्क्षणिक वेग कैसे ज्ञात करेंगे, v बराबर dx/dt, मतलब विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। किसके बराबर होगा बताओ, वेग के बराबर होगा। दूसरा त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, त्वरण मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तीसरा शक्ति ज्ञात करनी है, शक्ति P, तो शक्ति होता है dw/dt। कार्य का समय के सापेक्ष अवकलन, ऐसे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बल ज्ञात करना है, बल, तो dp/dt बताया था क्या आपको, बोलो। संवेग में परिवर्तन की दर या संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है बताओ, बल कहलाता है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले आएंगे, ये 3-4 मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, ऐसे बहुत से फॉर्मूले आएंगे, समझ रहे हो, कोई दिक्कत है इसमें। जहाँ अवकलन का प्रयोग होगा, अवकलन के अनुप्रयोग का मतलब कहाँ यूज़ लेंगे, तो ऐसी अवस्थाओं में हम क्या करेंगे बताओ, अवकलन करेंगे। करेंगे, कोई दिक्कत, समझ आया आपके। आगे बढ़ते हैं। आगे आज का नया टॉपिक लेते हैं, समाकलन, ठीक है। तो समाकलन क्या है, समाकलन गणित लेते हैं। ये अपन क्या कर रहे हैं, भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र पढ़ रहे हैं, आज समाकलन गणित पढ़ेंगे। समाकलन क्या है, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। विलोम प्रोसेस हो गया, उल्टा प्रोसेस हो गया, ठीक है। जैसे विलोम शब्द होते हैं ना, वैसे ये प्रक्रिया क्या है, विपरीत है। वैसे मीनिंग क्या होता है समाकलन का, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ f(x), तो समेशन का मतलब क्या था, योग। तो यहाँ बड़ी क्लास में समाकलन का मतलब भी क्या होगा बताओ, योग। समाकलन का मतलब भी क्या होगा बताओ, योग। अंतर क्या है कि जब आप योग करते थे वहाँ पे, तो वहाँ क्या दिया होता था, नियत राशियाँ दी होती थी, 2, 4, 6, 8, 2, इनका योग करके लिखते थे समेशन f, ऐसा ही लिखते थे। तो ये नियत राशियों का योग करते थे जब, तो समेशन f लिखते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तनशील राशियाँ होंगी। जैसे आपको ये बोलेंगे x² है और x के मान परिवर्तित हो रहे हैं, x के मान परिवर्तित हो रहे हैं 0 से 10 तक, समझ पा रहे हो। x² है और x के मान परिवर्तित हो रहे हैं 0 से 10 तक। कहाँ तक परिवर्तित हो रहे हैं, 0 से 10 तक। तो बताओ x² का योग करो 0 से 10 तक, तो अब तरीका ये बदल जाएगा। अब यहाँ पे समेशन की जगह क्या काम में लेंगे बताओ, समाकलन। अगर ये नियत राशियाँ हों तब तो क्या काम में लेते हैं, समेशन। और परिवर्तनशील राशि आ जाए x के रूप में, t के रूप में, y के रूप में, जिनका मान निर्धारित नहीं हो, उनका मान कुछ भी रखा जा सकता हो, कहीं से कहाँ तक रखा जा सकता हो, तो ऐसे पदों का, ऐसे व्यंजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, समाकलन काम में लिया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, समझ गया। मतलब किसी भौतिक राशि, किसी भी फलन का अवकलन करने पर कुछ प्राप्त होगा, किसी भी फलन का अवकलन करने पर कुछ प्राप्त होगा, और जो प्राप्त हुआ है
उसका यदि समाकलन कर दिया जाए तो वापस क्या मिल जाएगा, वही फलन मिल जाएगा। तो ये क्या हो गई बताओ, विपरीत प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अब लिखते कैसे, सिंबल देखना, आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, ऐसा, ये चिन्ह देख पा रहे हो आप, ये कैसे बनाया है, ये चिन्ह एस होता है, एस इंग्लिश लेटर एस। यहाँ उंगली फंसाओ, यहाँ उंगली फंसाओ और खींच दो तो ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या है, समाकलन, इंटीग्रेशन है या नहीं। इसके साथ लगाओ dx, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन क्या पढ़ेंगे बताओ, x के सापेक्ष समाकलन। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए समाकलन और साथ में dx, dx समझते हो ना, x में अल्प परिवर्तन, यही होता है dx, x में अल्प परिवर्तन। तो इसको क्या पढ़ेंगे, x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, अब देखो आगे, अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए u और y dx, तो इसको क्या पढ़ेंगे, y का x के सापेक्ष समाकलन, y का x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब बात करते हैं कि समाकलन करते कैसे हैं। तो समाकलन करते कैसे हैं ये सीखना है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन। तो पहले अपन कौन से पढ़ने जा रहे हैं, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन के लिए फॉर्मूले देखें आप, अगर आपको अवकलन के फॉर्मूले याद हैं तो समाकलन के फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे फॉर्मूला नंबर 1, पहला आपको समाकलन करना है 0 का x के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे इसको, 0 का समाकलन x के सापेक्ष, y का समाकलन x के सापेक्ष, या y का x के सापेक्ष समाकलन, 0 का x के सापेक्ष समाकलन। पढ़े क्या आएगा समाकलन। तो मैंने क्या बताया था, यह अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो अवकलन में देखो, याद करो आप, अवकलन में क्या था, अगर किसी नियत राशि कांस्टेंट का अवकलन करें x के सापेक्ष तो क्या आता है 0। और अब विपरीत प्रक्रिया लगाएं, 0 का समाकलन करें तो क्या आएगा बताओ, कांस्टेंट। क्या आएगा बताओ, अगर 0 का समाकलन करें तो क्या आएगा बताओ, कांस्टेंट आएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। फॉर्मूला नंबर 2, आपको समाकलन करना है x की घात n का। किसका समाकलन करना है, इसको लास्ट में बताऊंगा, ये थोड़ा अलग है, ये आपके दिमाग को डाइवर्ट करेगा। इससे बेटर है आगे वाले समझे, पहले छोड़ो आप इसको। आपको समाकलन करना है 1 का x के सापेक्ष समाकलन। तो मैंने बोला ये अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो याद करो, x का x के सापेक्ष अवकलन करें तो आंसर क्या आता है बताओ, 1। x का x के सापेक्ष अवकलन करें तो आंसर क्या आता है, 1। 1 का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, सही है ना। x का अवकलन करने पर आंसर आया 1, तो 1 का समाकलन करने पर आंसर क्या आना चाहिए, तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन करें तो आंसर क्या आएगा, x। क्लियर है। आगे देखो, चौथा, आपको समाकलन करना है 1/x² का x के सापेक्ष, 1/x² का x के सापेक्ष। तो याद करो, अगर हम समाकलन करें अपन अवकलन करें 1/x का, तो फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूले देखो, 1/x का x के सापेक्ष अवकलन बताया था -1/x², यही बताया ना।
1/x का अवकलन करते हैं तो -1/x²। तो 1/x² का समाकलन करेंगे तो माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा बताओ, 1/x² का समाकलन -1/x। पांचवा देखो, 1/√x का समाकलन करेंगे। मैंने फॉर्मूला लिखाया था, याद करो आप, √x के अवकलन का फॉर्मूला लिखाया था। √x का x के सापेक्ष अवकलन करें तो फॉर्मूला देखना आप, क्या बताया था, 1/, सही है। √x का अवकलन करने पर आता है 1/2√x। अब 2 को तो इधर कर देते हैं, ये बराबर है, ये तो है बराबर का चिन्ह, तो 2 यहाँ भाग में, इसको गुणा में ले आए, तो इसको यहाँ से 2 को यहाँ से हटा के और यहाँ गुणा में ले आए, मतलब 2√x का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 1/√x। तो 1/√x का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√x। क्लियर है, 1/√x का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√x। क्लियर है। छठा बताओ, आपको समाकलन करना है sin x का, sin x का समाकलन करना है। तो याद करो अवकलन, याद करो अवकलन, cos x का अवकलन किया था, क्या आया था, -sin x। cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या आता है, cos x का आता है sin x अवकलन। तो समाकलन करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, लेकिन ये माइनस का चिन्ह इधर चला जाएगा, तो sin x का समाकलन क्या हो जाएगा बताओ, -cos x, -cos x। अब बताओ cos x का समाकलन करें x के सापेक्ष, cos x का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। तो याद करो sin x का अवकलन करते हैं अपन, sin x का अवकलन, तो क्या आता है sin x का अवकलन, sin x का अवकलन आता है cos x। तो cos x का समाकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा, cos x का समाकलन कर दे तो क्या आ जाएगा बताओ, sin x। तो cos x का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो sin x। आगे आओ, समाकलन करना है sec² x का, तो याद करो tan x का अवकलन बताया था मैंने, tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x। तो फिर sec² x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x। फिर याद करो cosec² x का समाकलन करना है, तो याद करो cot x का अवकलन क्या बताया था, cot x का -cosec² x बताया था ना। तो cosec² x का समाकलन करेंगे तो cot x और माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, तो याद आएगा -cot x आ जाएगा या नहीं, बोलो। फिर बताओ sec x tan x का x के सापेक्ष समाकलन और cosec x cot x का x के सापेक्ष समाकलन करें। याद करो sec x का अवकलन क्या बताया था मैंने, sec x का x के सापेक्ष अवकलन, sec x का अवकलन बताया था sec x tan x। तो sec x tan x का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, और cosec x का अवकलन क्या बताया था मैंने, -cosec x cot x। तो इसका समाकलन करेंगे तो -cosec x। फिर आपको बताया था मैंने 1/x का समाकलन करना है, तो याद करो log x का अवकलन बताया था मैंने, log x का अवकलन क्या होता है, log x का x के सापेक्ष अवकलन।
तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा बताओ, और लास्ट e की घात x, तो e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन बताया था e की घात x, तो समाकलन भी क्या रहेगा बताओ, ex। तो क्या ये फॉर्मूले याद हो सकते हैं ऐसे? अगर आपको अवकलन वाले फॉर्मूले याद हैं, पिछली 5 क्लास की प्रैक्टिस करी है आपने, तो समाकलन के फॉर्मूले इजीली याद हो सकते हैं। तो याद तो इजीली हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की, तब तक ये कंफ्यूज करेंगे। क्योंकि ऊंधा सीधा सेक का कॉस, कॉस का सेक, सेक का कॉस, कॉस का सेक, साइन का कॉस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये ध्यान रखना है कि अवकलन क्या होता है और समाकलन क्या होता है। अगर एक चीज़ को अच्छे से याद कर लोगे अवकलन को, तो समाकलन के फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे ना। थोड़ी कन्फ्यूजन होगी शुरुआत में, गलतियाँ होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले याद हो सकते हैं। अगर अवकलन के याद है तो ये सब अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है या नहीं? अब ये पूरा नहीं हुआ है, अब देखो इसमें। अब अपन सीखते हैं x की घात n का समाकलन। तो अब देखना आप, ये थोड़ा अलग है। x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करें तो अवकलन करने पे मिलेगा n x की घात n माइनस 1। सही है? मतलब x की घात n का अवकलन करें तो क्या मिलेगा, तो इसका समाकलन कर दें तो ये मिल जाएगा। सही है, माना कि ये मिल जाएगा, लेकिन क्या कभी कोई सवाल ऐसे लिखा हुआ आएगा क्या कि आप समाकलन करो 5x की घात 5 माइनस 1 का? ऐसे थोड़ी लिखा आएगा। लिखा तो ऐसे ही आएगा, x की घात 3 का समाकलन करो, x की घात 8 का समाकलन, ऐसे थोड़ी लिखा आएगा, नहीं लिखा आएगा। तो फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे देखना आप। फॉर्मूला ये थोड़े से चेंज करेंगे, नियत राशियों में चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। देखो चिन्ह को इधर उधर भेज सकते हैं, यहाँ पे अपन ने 2 को इधर उधर भेजा था, तो नियत राशियों में परिवर्तन कर सकते हैं, तो यहाँ भी करेंगे। जैसे देखो आपको ये पता है कि इसका समाकलन करने पर ये आएगा, तो ये मिटा दूं, ये मिटा दिया। अब दोबारा देखो, n x की घात n माइनस 1, इसका समाकलन कर दें तो क्या आना चाहिए, x की घात n, क्योंकि इसका अवकलन ये होता है, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये आना चाहिए। अब देखो नियत राशि कौन सी है यहाँ, n फॉर नितिन, n क्या है, नियत राशि है, और x क्या है, चर राशि है। तो नियत राशि में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं दोनों तरफ। तो मैं ऐसा मान लूँ n की जगह कुछ रखते ही तो हैं अपन, 2 3 4 5 10, तो मैं कह रहा हूँ कि n की जगह पे आप रख दें इस पूरे समीकरण में n+1। क्या रख दें बताओ, जहाँ जहाँ n दिखे उसकी जगह क्या रख दो, कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 5 10। ये नियत है, ये नियत है, नियत की जगह नियत राशि रख सकते हैं। तो मैंने n की जगह n+1 रख दिया। देखो यहाँ n है तो इसकी जगह क्या रख दिया, n+1। यहाँ n है तो इसकी जगह क्या रख दिया, n+1 माइनस 1। और इधर भी n है तो n की जगह क्या रख दिया, n+1। क्लियर है बोलो? ये +1 और -1 कैंसिल, ये नियत राशि है, ये गुणा में इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगी। तो x की घात n बराबर, ये आपको मिल गया x की घात n+1 अपॉन n+। आया समझ में? क्या समझे? मैंने आपको क्या बोला था, इस पद का समाकलन करें तो आंसर ये आएगा। इनमें थोड़े से परिवर्तन किए लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा। इस पद का समाकलन करें तो आंसर, तो मतलब x की घात n का समाकलन करें तो आंसर क्या मिलेगा, x की घात n+1 बटे n+1। क्लियर है क्या? बताओ, कोई दिक्कत?
तो इसको अलग से याद रखेंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से याद रखेंगे, इसलिए इसको लास्ट में बताया। x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करें तो क्या आएगा, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं अनिश्चित समाकलन। क्या होता है अनिश्चित समाकलन, क्यों बोलते हैं इनको अनिश्चित समाकलन, ये समझना है। आप मुझे बताओ, मैं आपको कहता हूँ कि आप अवकलन करो और फिर समाकलन करो, देखते हैं दोनों में क्या कोई गड़बड़ आती है या नहीं। तो देखना, मैं कह रहा हूँ आप एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, करो अवकलन। क्या आता है अवकलन एक्स स्क्वायर का, एन एक्स की घात n माइनस 1, मतलब 2x की घात 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 2x, सही। और समाकलन क्या है, विपरीत प्रक्रिया। तो क्या होना चाहिए, समाकलन करें 2x का x के सापेक्ष, तो क्या आ जाना चाहिए बताओ, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। करके देखें कैसे करेंगे। 2 तो नियत राशि है, 2 को तो रख लेंगे बाहर, नियत राशि को बाहर रख लेंगे। x का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, करेंगे। x की घात कितनी मान लें, देखो मैच करो, यही है क्या, x की घात n का x के सापेक्ष, n की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे 1, तो आंसर क्या आएगा, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 आएगा या नहीं। तो आगे तो 2 लिखा हुआ है और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस, n की जगह क्या लिखना है 1। तो ये कितना हो गया बताओ, 2 गुणा एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, सही है क्या, बोलो। तो क्या समझ आया आपने कि अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x मिलता है और 2x का समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है, मतलब समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है या नहीं। लेकिन एक चीज़ और देखो, फिर से करते हैं। अब की बार अवकलन करो आप एक्स स्क्वायर प्लस 25 का, करो तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और 25 नियत राशि है, अकेली है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या मिलेगा बताओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 का अवकलन कितना आया, तो 2x का समाकलन करने पर क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो समाकलन करो 2x का x के सापेक्ष। ये हमने अभी अभी सॉल्व किया है, 2x का x के सापेक्ष समाकलन किया है या नहीं। तो आंसर क्या मिलेगा बताओ, मामला गड़बड़ हुआ है नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 का अवकलन किया तो आंसर मिला 2x, लेकिन जब 2x का समाकलन किया तो आंसर आया 25 नहीं आया। 25 क्या है, नियत राशि। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समाकलन करते समय ये जो पद में जो नियत राशि है वो नियत राशि कभी प्राप्त नहीं होगी। एक्स वाले पद तो सारे प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई नियत राशि है तो वो पुनः प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए इस समाकलन को क्या बोला जाता है, अनिश्चित समाकलन। इसकी वजह से अनिश्चित है, समाकलन हो गया, एक्स वाला पद तो आ गया, लेकिन ये नियत राशि का पता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनिश्चित है अभी ये। तो इसलिए जब भी समाकलन करेंगे तो इसके प्लस में सी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सी मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब कोई नियत राशि। अपन जब भी समाकलन करेंगे सी लगा देंगे, और सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई नियत राशि। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सी का मान क्या होना चाहिए, 25। समझ में आया। तो ये क्लियर हो गया। जब जब समाकलन करेंगे ये नियत राशि प्राप्त नहीं होगी, तो इसलिए समाकलन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें क्या लगाएंगे, प्लस सी। उस सी का मान कुछ भी हो सकता है, जो भी पद में हो, 1 2 3, जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी।
तो अनिश्चित समाकलन समझ में आया ना, नियत राशि प्राप्त नहीं होती है तो इसलिए प्लस में सी लगाया जाता है। तो जब भी समाकलन करेंगे तो समाकलन तो इन फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन हर बार समाकलन करने के बाद प्लस में क्या लगाएंगे बताओ? क्यों लगाया जाता है प्लस में सी? क्योंकि हो सकता है कोई नियत राशि भी फलन में विद्यमान हो जिसका मान हमें पता नहीं है। अब वो नियत राशि चाहे 10 हो, चाहे 0 हो, चाहे 20 हो, चाहे -25 हो, कुछ भी हो सकती है। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ सी लगा हुआ है मतलब ये कैसा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का मीनिंग क्या है कि x वाले पद तो सभी प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उसमें जो अनिश्चित राशि है, उसमें जो नियत राशि है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये है आपके पास अनिश्चित समाकलन। ठीक है, कैसे यूज लेते हैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल करें इस पे आधारित। तो देखो आप, कुछ एग्जाम्पल करने से पहले 1-2 फॉर्मूले और बता दूं, मैं आपको बता दूं। तो देखो आप 1-2 फॉर्मूले और देखो। आपको समाकलन करना है c गुणा u का, अवकलन जैसे ही फॉर्मूले। कैसे करेंगे? एक तो नियत राशि है और एक x वाला पद है, अब समाकलन करना है। कैसे करें? नियत राशि को ले लेंगे बाहर और समाकलन किसका करेंगे बताओ? x वाले पदों। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये अगला फॉर्मूला हो गया 14। 15 देखो आप, आपके पास अकेली नियत राशि है, इसका समाकलन करना है। तो नियत राशि का अवकलन करते हैं जब तो 0 आता है, लेकिन नियत राशि का समाकलन कैसे करेंगे? तो समाकलन कैसे करेंगे? c को ले लेंगे बाहर और गुणा में मान लेंगे 1 और dx। क्या मान लेंगे? या c को क्या लिख सकते हैं? c गुणा 1 लिख सकते हैं या नहीं? बोलो। तो c को तो बाहर ले लेंगे, 1 रह जाएगा और 1 का समाकलन हमको पता है x। सही है? आगे आओ 16। आपको समाकलन करना है u प्लस माइनस v का। किसका करना है? u प्लस माइनस v का समाकलन करना है। 2 पद है, x वाले पद, इनका समाकलन कैसे करेंगे? दोनों का अलग अलग करेंगे। पहले तो u का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, फिर जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे, और फिर v का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। सही है? ऐसे हल करेंगे। क्लियर है? लास्ट आपको समाकलन करना है u गुणा v का। किसका समाकलन करना है? u गुणा v। हालांकि ये फिजिक्स में काम आएगा नहीं, 12th क्लास में एक बार काम आएगा 14 चैप्टर में, पर फिर भी बता दें, ये थोड़ा टिपिकल है। u गुणा v का समाकलन करना है ना? तो ये अलग तरीका होता है, आइलेट के क्रमानुसार करते हैं, तो काम आएगा नहीं वैसे ही, है ना? 12th में काम आएगा 14 चैप्टर में। तो जब तक आपको 12th में सिखा दिया जाएगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में समाकलन पूरा चैप्टर है बड़ा, तो इसको आप रहने दो। ठीक है? और u बटे v का इसमें होता नहीं है, u बटे v का समाकलन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यही फॉर्मूले समाकलन के जो आपको याद रखना। ठीक है? यही फॉर्मूले जो आपको समाकलन के लिए याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ये सब अच्छे से क्लियर याद होने चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।